Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. Today we will continue chapter number 16, Sustainable Management of Natural Resources. In previous video we had discussed about National Award and CHIPCO movement, and today we will start part number 4, वाटर एज अ रिसोर्स. तो स्टूडेंट इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि वाटर हमारे लिए कैसे एक प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है, हम किन किन पर्पस से उसको यूज़ करते हैं और कैसे हम उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट. सो वाटर एज अ रिसोर्स, वाटर इज़ अ बेसिक नेसेसिटी फॉर ऑल टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. जितनी भी टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स है लाइफ की अर्थ पे, उन सभी के लिए वाटर एक बेसिक नेसेसिटी है, यानी उसके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, एंड रीजन ऑफ वाटर स्कैरसिटी आर क्लोजली रिलेटेड टू द रीजन्स ऑफ एक्यूट पॉवर्टी. मीन्स वाटर एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. इसका एविडेंस हम इस बात से भी ले सकते हैं कि जिन भी रीजन्स में वाटर की स्कैरसिटी होती है, यानी वाटर अवेलेबिलिटी कम होती है, वो रीजन्स पॉवर्टी से बिलोंग करते हैं, यानी वहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल भी थोड़ा डाउन होगा. ठीक है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स उनको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ failure to sustain water availability underground has resulted largely from the loss of vegetation cover, diversion for high water demanding crops, and pollution from industrial effluents and urban waste. अब कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनके कारण अंडरग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है? तो स्टूडेंट्स इसके रीज़न है वेजिटेशन कवर का लॉस होना. जितना ज़्यादा हम फॉरेस्ट को कट करेंगे, रेनफॉल डिक्रीज़ होगा और वाटर की स्कैरसिटी होगी. नेक्स्ट है हाई वाटर डिमांडिंग जो क्रॉप्स हैं उनकी तरफ हम मूव आउट हो रहे हैं, यानी उनको ज़्यादा हम ग्रो कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हैं. ठीक है, और इसके अलावा जो पॉल्यूशन होता है इंडस्ट्री से या अर्बन वेस्ट से, उससे भी अंडरग्राउंड वाटर का लेवल डिक्रीज होता है. ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. इरिगेशन मेथड्स लाइक डैम्स, टैंक्स हैव बीन यूज्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया. तो इंडिया में वाटर का एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि जो भी फार्मर्स हैं अपनी क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं. ठीक है, तो उसके लिए भी वाटर की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है. ठीक है, तो कुछ ट्रेडिशनल मेथड है लाइक डैम, टैंक्स, ये इंडिया के वेरियस पार्ट्स में यूज़ होते हैं. इसी तरह का एक सिस्टम है दैट इज़ कॉल्ड स्प्रिंकलर सिस्टम. इसमें क्या होता है, एक रोटेटिंग पाइप होता है जिसकी रोटेटिंग नोजल होती है जो कि वाटर को इस तरह से स्प्रिंकल कर देती है क्रॉप्स में. ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ मेथड हैं जो इंडिया में इरिगेशन के लिए यूज़ होते हैं. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डैम्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट इरिगेशन मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है इंडिया में जो इरिगेशन के लिए यूज़ होता है. ठीक है, तो देखेंगे स्टूडेंट, लार्ज डैम्स कैन इंश्योर द स्टोरेज of adequate water not just for irrigation but also for generating electricity. तो डैम्स को कंस्ट्रक्ट करने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि उससे हमें वाटर तो मिलेगा इरिगेशन के लिए, साथ में उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, तो जब डैम से वाटर को हम फॉल डाउन करते हैं तो क्या होता है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उससे टरबाइन रोटेट होता है और टरबाइन के रोटेट होने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. ओके स्टूडेंट, कैनाल सिस्टम लीडिंग फ्रॉम these dams can transfer large amounts of water over great distance. और इससे कैनाल सिस्टम पूरा एक मैनेज किया जाता है जिससे कैनाल्स के थ्रू जो वाटर है वो डिस्टेंस तक, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक सप्लाई होता है डिमांड के अकॉर्डिंग. ओके स्टूडेंट, तो इससे डैम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं. ओके स्टूडेंट, लाइक एग्जाम्पल है इसका, द इंदिरा गांधी कैनाल हैव ब्रॉट ग्रीनरी टू कंसिडरेबल एरिया ऑफ राजस्थान. तो राजस्थान का जो एरिया था, जैसलमेर वाला जो पार्ट था, वहाँ पहले वाटर की बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी थी, लेकिन जब इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो वहाँ के लार्ज एरिया में बहुत अच्छे से वाटर का सप्लाई हुआ और उस एरिया में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होने लगी और अब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसके कारण प्रोग्रेस भी हो रही है. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से डैम्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. ओके स्टूडेंट, नाउ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डैम्स. क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं डैम्स के? वाटर फ्रॉम अ डैम इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन इन फील्ड्स थ्रू आर नेटवर्क ऑफ कैनाल्स. जैसा कि अभी हमने देखा कि कैनाल्स के नेटवर्क के थ्रू हम उन्हें डिफरेंट फील्ड में पहुंचा सकते हैं और वहां से क्या होगा, उससे इजीली इरिगेशन होता है. ओके स्टूडेंट, डैम्स इंश्योर थ्रू आउट द year water supply to the crop field and help raise agricultural production.
डैम्स के कारण हम थ्रू आउट द ईयर इंश्योर कर सकते हैं वाटर की सप्लाई को, क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता था, फार्मर्स रेन पे डिपेंड होते थे कि बारिश अगर इस साल अच्छी होगी तो उनकी जो क्रॉप्स हैं उनको अच्छे से वाटर मिलेगा। लेकिन अगर किसी साल अच्छे से बारिश नहीं होती है तो क्या होता था, उनकी जो क्रॉप्स थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी। तो अगर हम डैम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें वाटर इतना स्टोर रहता है कि थ्रू आउट द ईयर अगर रेनफॉल डिक्रीज़ भी हो रहा है तो उस स्टोर्ड वाटर से हम इरिगेशन कर सकते हैं और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो भी इससे इंक्रीज होगा। ओके स्टूडेंट, एंड water from a dam is supplied to the people in towns and cities through the pipelines after suitable treatment. जो डैम्स का वाटर होता है उसको सूटेबल ट्रीटमेंट के बाद सिटीज़ में, टाउन्स में सप्लाई किया जाता है और वहाँ पे वो उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे एरिया जहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी होती है वहाँ पे ये डैम्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ओके, द फॉलिंग वाटर फ्रॉम द डैम इज़ यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। और जैसा हमने देखा, जो फॉलिंग वाटर है उसकी काइनेटिक एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इससे क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। तो ये कुछ डैम्स के एडवांटेज थे। नाउ डिसएडवांटेज ऑफ डैम्स, डैम्स को कंस्ट्रक्ट करने की कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, देयर आर सम सोशल प्रॉब्लम, सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड सम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। तो देखेंगे, first, social problems because they displace large number of peasants and tribals without adequate compensation or rehabilitation. तो जहाँ भी डैम कंस्ट्रक्ट होता है वहाँ पे रहने वाले जो भी लोग थे, पीजेंट थे, ट्राइबल्स थे, उनको वहाँ से मूव आउट होना पड़ता है, वहाँ से हटना पड़ता है, अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। ठीक है, और उनको प्रॉपर कंपनसेशन भी नहीं मिलता, यानी जो उनकी रहने की जगह थी वो सब वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, वहाँ डैम कंस्ट्रक्ट हो जाता है और उनको उसको प्रॉपर कंपनसेशन नहीं मिलता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम इससे क्रिएट होती है। ओके, एंड सम आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बिकॉज दे स्वेलो अप ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी। बहुत सारी पब्लिक मनी का डैम कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो जाता है। जो भी पब्लिक मनी हम टैक्स के थ्रू पे कर रहे हैं उसी पब्लिक मनी को यूज़ करके डैम्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मनी इसमें यूज़ हो रही है और उतना ज़्यादा बेनिफिट पब्लिक को नहीं मिलता है। ठीक है, विदाउट द जनरेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट बेनिफिट। तो ये कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी इसमें क्रिएट होती हैं। एंड थर्ड वन, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बिकॉज दे कंट्रीब्यूट एनॉर्मसली टू डिफॉरेस्टेशन एंड द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जहाँ भी डैम्स कंस्ट्रक्ट होगा उस लार्ज एरिया के वेजिटेशन को कट कर दिया जाता है, वहाँ जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी थी, जो भी वहाँ एनिमल्स, जो भी स्पीसीज़ वहाँ लिविंग थी वो सभी वहाँ पे से ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी वहाँ पे क्रिएट हो जाता है और जो भी वेजिटेशन उस वाटर में सबमर्ज हो जाती है वो धीरे धीरे मीथेन का प्रोडक्शन करती हैं और मीथेन भी क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है, तो वो क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग को भी कॉज करती है। तो धीरे धीरे ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को भी क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेज भी डैम्स के होते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, टिहरी डैम। तो मैंने आपको बताया डैम्स को कंस्ट्रक्ट करने के कुछ डिसएडवांटेज है, इसीलिए गंगा रिवर पे जो टिहरी डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है उसको बनने में उसका बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा उसका विरोध हुआ था, जिसको हमने सेव द नर्मदा मूवमेंट या नर्मदा बचाओ आंदोलन को के नाम से हम उसे जानते हैं। ठीक है, सो टिहरी डैम ऑन द रिवर गंगा प्रोटेस्टेड बाय द नर्मदा बचाओ आंदोलन और वी कैन से सेव द नर्मदा मूवमेंट अबाउट रेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन द रिवर नर्मदा। तो इस तरह से ये आंदोलन चलाया गया था जो नर्मदा रिवर पे जो सरदार सरोवर डैम है उसकी हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए, उसका बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था इन्हीं प्रॉब्लम्स के रीज़न से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है वाटर को कंजर्व करने के लिए। तो क्या है वाटर हार्वेस्टिंग? वाटर हार्वेस्टिंग में हम साइंटिफिकली सॉइल को और वाटर को मैनेज करते हैं। ठीक है, और हम प्राइमरी रिसोर्सेज को पहले कंजर्व करते हैं तो उसका बेनिफिट सेकेंडरी रिसोर्सेज को मिलता है। तो देखेंगे, वाटरशेड मैनेजमेंट एम्फसिसेस scientific soil and water conservation in order to increase the biomass production। मीन्स हम साइंटिफिकली सॉइल और वाटर को कंजर्व करेंगे और उसके थ्रू बायोमास का भी प्रोडक्शन होगा।
The aim is to develop primary resources of land and water to produce secondary resources. तो हम लैंड और वाटर जो कि प्राइमरी रिसोर्सेज है, जो हमें नेचर से अवेलेबल है, उसको हम कंजर्व करेंगे, डेवलप करेंगे, उससे हमारा जो सेकेंडरी रिसोर्सेज है वो भी धीरे धीरे डेवलप होगा. ओके, of plants and animals for use in a manner which will not cause ecological imbalance. तो हमें साइंटिफिकली वाटर और लैंड को ऐसे यूज़ करना है कि जो सेकेंडरी रिसोर्सेज हैं प्लांट और एनिमल वो भी डेवलप हों. जैसे जैसे हमारा वाटर और लैंड प्रिजर्व होगा तो उससे हमारा जो प्लांट्स हैं वो भी अच्छे से ग्रो होंगे, एनिमल्स को भी हैबिटेट अवेलेबल होगा और वो भी हमारे ग्रो होंगे. तो प्राइमरी रिसोर्स को मैंने कंजर्व किया, उससे सेकेंडरी रिसोर्स भी डेवलप हुआ और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस नहीं हुआ. इसी को हम क्या कहते हैं? वाटरशेड मैनेजमेंट. ओके, नाउ watershed management not only increases the production and income of the watershed community but also mitigates droughts and floods. तो वाटरशेड मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें उस कम्युनिटी की इनकम और प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ होता ही है, साथ में जो ड्रॉट और फ्लड की जो प्रॉब्लम है, कई बार बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है वहाँ फ्लड आ जाती है, कई बार बहुत टाइम तक रेनफॉल नहीं होता तो सूखा पड़ जाता है. ठीक है, तो उन सभी प्रॉब्लम से इसमें बचा जा सकता है. ठीक है, उन सभी को इसमें मैनेज किया जा सकता है. उसी को हम क्या कहते हैं? वाटरशेड मैनेजमेंट. ओके, now communities have used hundreds of indigenous water saving methods to capture every trickle of water that had fallen on their land, dug small pits and lakes. तो जो हमारी कम्युनिटीज़ है इंडिया में ट्रेडिशनल टाइम से, पुराने टाइम से कुछ ऐसे मेथड्स यूज़ करती आ रही है कि वो वाटर की एक एक ट्रिकल को, एक एक ड्रॉप को भी सेव कर सकती हैं. ठीक है, तो इसके लिए वो कुछ स्मॉल पिट्स बनाते हैं, कुछ लेक्स बनाते हैं. इस तरह के कई मेथड हमारे इंडिया में ट्रेडिशनली यूज़ होते थे. ठीक है, तो देखेंगे स्टूडेंट, बिल्ट स्मॉल अर्थन डैम्स, कंस्ट्रक्टेड डाइक्स, सैंड एंड लाइमस्टोन रिजर्वॉयर्स, सेट अप रूफटॉप वाटर कलेक्टिंग यूनिट्स. ये कुछ एग्जांपल हैं. कोई जगह पे अर्थन डैम्स बनाए जाते हैं, कई जगह डाइक्स, कई जगह सैंड और लाइमस्टोन के रिजर्वॉयर्स पुराने टाइम से बनाए जाते थे. ठीक है, इसी तरह आजकल एक नया सिस्टम है रूफटॉप वाटर कलेक्टिंग सिस्टम, जिसमें जो रेन वाटर है तो उससे रूफ पे कलेक्ट किया जाता है और फिर उसे एक पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड इसी टैंक में स्टोर कर लिया जाता है. ठीक है, दिस हैज़ रिचार्ज ग्राउंड वाटर लेवल्स एंड इवन ब्रॉट रिवर्स बैक टू लाइफ. और इन सभी मेथड से जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी इंक्रीज़ होता है और जो रिवर्स जो सूख गई थी वो भी वापस से अलाइव हो जाती है, यानी उनमें भी वाटर अवेलेबल होता है. तो ये बहुत ही अच्छे मेथड होते हैं जिनसे हम एक एक वाटर की ड्रॉप को यूज़ कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, तो इंडिया में इसी तरह के कुछ एंशियंट मेथड हैं वाटर हार्वेस्टिंग के. हम उन्हें देखेंगे कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं. खादीन टैंक नादीज इन राजस्थान, बंदारस एंड टाल्स इन महाराष्ट्र, बूंदीज इन मध्य प्रदेश एंड यूपी, अहरस एंड पाइन्स इन बिहार, कुल्ह इन हिमाचल प्रदेश, पॉन्ड्स इन जम्मू रीजन, इरीस जिसको हम टैंक्स भी कहते हैं ये तमिलनाडु में बनते हैं, एंड सूरनगाम्स इन केरला एंड कठास इन कर्नाटका. तो ये अलग अलग स्टेट में ये अलग अलग वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जो कि एंशियंट टाइम से पॉपुलर हैं और इनको डिफरेंट नेम से हम जानते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने नेम देखे जो अलग अलग स्टेट में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए मेथड यूज़ होते हैं. ओके, नाउ कुल्ह इन हिमाचल प्रदेश, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड इवॉल्व्ड अ लोकल सिस्टम फॉर कैनाल इरिगेशन कॉल्ड कुल्ह. तो हिमाचल प्रदेश में एक लोकल सिस्टम है कैनाल सिस्टम जिसको कुल्ह के नाम से जाना जाता है और उससे वाटर को सेव किया जाता है और वाटर को सभी जनों को अवेलेबल कराया जाता है. ठीक है, तो क्या होता है इसमें ओवर 400 ईयर्स अगो, और ये कितना पुराना है? 400 ईयर्स अगो. Okay, the water flowing in the streams was diverted into man-made channels which took this water
टू न्यूमरस विलेजेस। तो क्या होता है, जो स्ट्रीम्स में जो वाटर है उसको कुछ मैन मेड कैनाल्स के थ्रू डाइवर्टेड करके कुछ कैनाल्स बनाई जाती हैं वो स्ट्रीम से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवर्स, बहुत ज़्यादा रेनफॉल ये होता है, तो कई स्ट्रीम्स वहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो उनसे कुछ मैन मेड चैनल्स बना करके उन स्ट्रीम्स का वाटर डिफरेंट विलेजेस तक पहुँचाया जाता है। ओके, द मैनेजमेंट ऑफ द वाटर फ्लोइंग इन दिस कुलह वॉज बाय कॉमन एग्रीमेंट अमॉन्ग द ऑल द विलेजेस। और इस वाटर को यूज़ करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए सभी विलेजेस के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि किस किस तरह से इस वाटर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्लांटिंग सीजन वाटर वाज फर्स्ट यूज बाय द विलेज फारदेस्ट अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ द कुलह। तो बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है कि जब प्लांटिंग सीज़न होता है, जब फार्मर्स अपनी क्रॉप को प्लांट करते हैं, जब इरिगेशन करना होता है उन्हें, तब कुलह से सबसे पहले जो सबसे फारदेस्ट विलेज है, सबसे जो दूर है, वहाँ पे पहले वाटर को पहुँचाया जाएगा, देन उससे नहीं है, देन उससे नहीं है, इस तरह से वाटर को वो शेयर करते हैं, ठीक है। देन बाय विलेजेस प्रोग्रेसिवली हायर अप, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे दूर वाले रीजन में पहुँचाया जाएगा, उसके बाद उससे जो हायर रीजन है वहाँ पे इस तरह से सभी जगह धीरे धीरे वाटर को अवेलेबल कराया जाता है, ठीक है। These कुलह were managed by 2 or 3 people who were paid by the villagers। और इसको मैनेज करने के लिए, उसके रख रखाव के लिए कि उसमें वाटर एकदम क्लीन रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उस सबको मैनेज करने के लिए कुछ विलेजर्स के थ्रू 2 या 3 पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जो उसका पूरा मैनेजमेंट करते हैं और उसके लिए उनको पेड भी किया जाता है। ओके स्टूडेंट, वाटर फ्रॉम दीज कुलह ऑल्सो percolated into the soil and fed springs at various points। और धीरे धीरे परकोलेट होके कि वाटर अंडरग्राउंड भी इसमें जाता है सीपेज होकर के, जिससे क्या होगा, जो स्प्रिंग्स हैं वो भी कई जगह पर पॉइंट्स पे वहाँ पे ओरिजिनेट हो जाती हैं, तो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी इससे इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है हिमाचल प्रदेश में, जो बहुत ही एंशियंट टाइम में 400 ईयर्स अगो बनाया जाता था, यूज़ किया जाता था। ओके स्टूडेंट, now the next point, advantage of water harvesting system। water harvesting system के क्या क्या एडवांटेज है। सो फर्स्ट, वाटर डज नॉट इवेपोरेट। अगर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में हम वाटर को कंजर्व करते हैं तो वाटर अंडरग्राउंड रहता है और वो इवेपोरेट नहीं होता है, ठीक है। एंड इट रिचार्ज वेल्स एंड प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर वेजिटेशन। जो वेल्स हैं जो सूख गए उनको भी ये वाटर प्रोवाइड करेगा और ये वापस से रिचार्ज करेगा उन्हें, और जो हमारी वेजिटेशन है उसको भी उससे मॉइस्चर मिलता है, ठीक है। डज नॉट प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटो। जो खुले पानी में मॉस्किटो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, उनको ब्रीडिंग ग्राउंड मिलता है, वो यहाँ पर नहीं मिलता है, ठीक है। तो मॉस्किटो प्रोड्यूस नहीं होंगे और डिजीज़ भी स्प्रेड नहीं होंगी, ठीक है। ग्राउंड वाटर इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन बाय ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें ह्यूमन और एनिमल वेस्ट मिक्स नहीं होते, उनका कंटामिनेशन नहीं होता है, तो वो पॉल्यूटेड भी नहीं होता है और हमारा कंजर्व रहता है सेफ फॉर्म में और हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट थे हमारे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉकहोम वाटर प्राइज। इन 2 decades ऑफ एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर राजेंद्र सिंह। डॉक्टर राजेंद्र सिंह एक पर्सन है जिन्होंने 2 decades तक अपने कुछ एफर्ट किए ताकि लोगों को वो अवेयर करें। राजस्थान के अंदर इन्होंने अपने एफर्ट किए और बहुत सारे वाटर सेव करने के लिए, वाटर स्टोरेज करने के लिए कुछ उन्होंने स्ट्रक्चर बिल्डअप करने में अपना एफर्ट किया, ठीक है। सो 8,600 johats and other structures to collect water have been built in Rajasthan, and water had been brought back to 1,000 villages across the state। तो इनके जो efforts हैं उसके कारण राजस्थान के अंदर 8,600 जोहट या इसी तरह की अदर स्ट्रक्चर बिल्ट की गई जिनमें वाटर को कलेक्ट किया गया और 1,000 विलेजेस को उससे वाटर अवेलेबल कराया गया, ठीक है। इन 2015 उस टाइम में इन्होंने अपना ये वर्क किया, इन्होंने लोगों को अवेयर किया कि कैसे वो वाटर को सेव करें, उसको वेस्ट नहीं करें। ही वॉन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज़, और इसके लिए उन्हें स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ भी गिवन है, ठीक है। इनको हम इंडिया का वाटरमैन भी
कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए वाटर को कंजर्व करने के लिए। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉल्यूशन ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट, जब हम वाटर के कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी हमें डिस्कस करना होगा, वाटर का पॉल्यूशन। क्योंकि वाटर अवेलेबल तो है, पर अगर वो पॉल्यूटेड है, अगर वो क्लीन नहीं है, पोर्टेबल वाटर नहीं है, तो वो हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है। इसलिए वाटर के पॉल्यूशन को भी हमें फेस करना होगा और कैसे इस प्रॉब्लम को हम दूर करें, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो द पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय द डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू इट। मेनली क्या रीज़न है वाटर पोल्यूशन के, कि जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो भी सीवेज है, जो डोमेस्टिक वेस्ट है और जो अनट्रीटेड सीवेज है, उन सबको हम वाटर में, रिवर्स में डंप कर देते हैं। उसके कारण वाटर कैसा हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। द कंटामिनेशन ऑफ रिवर वाटर कैन बी यूजुअली फाउंड फ्रॉम 2 फैक्टर। 2 फैक्टर है जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि रिवर का वाटर में पॉल्यूशन लेवल कितना है या उसमें कितना कंटामिनेशन है। ठीक, फर्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इन रिवर वाटर। तो रिवर वाटर या जो भी वाटर का हमारा स्टोरेज है उसमें अगर कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इट मीन्स वो कंटामिनेटेड है, पॉल्यूटेड है और उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। एंड सेकेंड इज मेजरमेंट ऑफ पीएच ऑफ रिवर वाटर। तो इन दोनों मेथड से हम वाटर का कंटामिनेशन लेवल, पॉल्यूशन लेवल मेज़र कर सकते हैं। एक तो उसका पीएच कितना है और उसमें कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, क्योंकि ये फीकल मेथड में पाया जाता है, ठीक है, ह्यूमन फीकल मेथड में, तो अगर कॉलीफॉर्म प्रेजेंट है एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा, इसका मतलब उस वाटर के अंदर फीकल मेथड मिक्स हुआ है और वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। ठीक है, और अगर रिवर वाटर का पीएच नॉर्मल पीएच से बिलोंग नहीं कर रहा तो भी वो वाटर कैसा है, पॉल्यूटेड है, कंटामिनेटेड है। ओके स्टूडेंट, सो व्हाट इज कॉलीफॉर्म? कॉलीफॉर्म इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन्स whose presence in water indicates contamination by disease causing microorganisms। तो अगर कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का जो ग्रुप है वो वाटर में प्रेजेंट है, तो ये जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में होता है, इसीलिए फीकल मेथड में भी होता है। ठीक है, तो अगर ये वाटर में प्रेजेंट है, इट मीन्स वाटर के अंदर डिजीज स्प्रेड करने वाले हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो वो वाटर हमें यूज़ नहीं करना है। ओके स्टूडेंट, तो ये एक चार्ट है जो कि शो कर रहा है गंगा रिवर का जो डिफरेंट एरिया है, देवप्रयाग, रुड़की, कानपुर। तो गंगा रिवर में डिफरेंट एरिया में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का क्या लेवल है उसको इस ग्राफ के थ्रू शो किया गया है। तो फीकल कॉलीफॉर्म लेवल फ्रॉम गंगोत्री टू डायमंड हार्बर, इसमें जो रेड वाला जो ग्राफ है वो 2007 का डाटा शो कर रहा है और जो ब्लू लाइन है वो 2011 का लेवल शो कर रही है। तो इस लेवल पे कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट है डिफरेंट रीजन में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक सर्वे, एक स्टडी से ये ग्राफ बनाया गया है। ओके स्टूडेंट, नाउ पॉल्यूशन ऑफ द गंगा। गंगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होली रिवर है। ठीक है, स्पिरिचुअल मेथड से, स्पिरिचुअली भी ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होती जा रही है। पुराने टाइम में ऐसा कहा जाता था कि गंगा रिवर का वाटर लोग स्टोर करते थे अपने घर में और उसमें बहुत टाइम तक कीड़े भी नहीं पड़ते थे, इंसेक्ट नहीं होते थे, वो इस तरह का पानी था। लेकिन अब उसमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, डेड बॉडी, एशेस, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्स होकर के उसको बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड कर दिया गया है। ठीक है, तो देखेंगे स्टूडेंट, द गंगा रन्स इट्स कोर्स ऑफ ओवर 2,500 किलोमीटर फ्रॉम गंगोत्री इन द हिमालयाज टू गंगा सागर इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो 2,500 किलोमीटर्स तक ये रन करती है, गंगोत्री से इसका ओरिजिन होता है और लास्ट में ये बे ऑफ बंगाल में, गंगा सागर में जाकर के मिक्स हो जाती है। ठीक है, इट इज़ बीइंग टर्न इनटू अ ड्रेन by towns and cities in UP, बिहार and West Bengal। स्पेशली यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल के जिन एरिया से ये फ्लो होती है वहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा टाउन्स और सिटीज़ में बहुत ज़्यादा इसमें डंप कर दिया गया है वेस्टेज को और इसको एक ड्रेन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, दैट पोर देयर गार्बेज एंड एक्सक्रीटा इनटू इट। तो जो भी गार्बेज है, जो भी सीवेज है वो इसमें डंप कर दिया जाता है और ये एक ड्रेन में कन्वर्ट होती जा रही है। ओके स्टूडेंट, लार्जली अनट्रीटेड सीवेज इज डम्प्ड इनटू द गंगा एवरी डे। बहुत सारा अनट्रीटेड सीवेज गंगा में एवरी डे मिक्स होता है। ठीक है, पॉल्यूशन कॉज्ड बाय अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बाथिंग, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स एंड
इमर्जन ऑफ एशेस और अनबर्न कॉर्प्सेस, तो जो अनबर्न डेड बॉडीज़ होती हैं उनको भी वहाँ पे फ्लो कर दिया जाता है। बाथिंग, जो क्लोथ्स को वॉश करते हैं, इन सभी रीज़न से गंगा बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होती जा रही है। ठीक है, इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट केमिकल एफ्लुएंट टू द गंगाज pollution load and the toxicity kills fish in large section of the river. Beside this, जो फैक्ट्रीज़ हैं वो भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं और बहुत सारे केमिकल एफ्लुएंट्स, बहुत सारे केमिकल्स इसमें मिक्स कर दिए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मिला करके गंगा का जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो गया है। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान। अब गंगा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, तो इसका जब पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया तो उसको क्लीन करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट हमारे इंडिया में चलाए गए हैं। फर्स्ट इज़ गंगा एक्शन प्लान। दिस मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट केम अबाउट इन 1985। 1985 में इसको चलाया गया बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द वाटर इन द गंगा वॉज वेरी पुअर। तो तब स्टडी में ऐसा पाया गया कि गंगा का वाटर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुकी है, तो 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP को रन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट इज Namami Gange program is an integrated conservation mission approved as a flagship program by the Union government in June 2014. जून 2014 में एक दूसरा प्रोजेक्ट रन किया गया दैट इज़ कॉल्ड नमामि गंगे प्रोग्राम। इसमें भी एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाया गया जिसमें जो गंगा रिवर है उसके वाटर को कंजर्वेशन और या उसको पॉल्यूशन फ्री करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट रन किए गए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इज द इम्प्लीमेंटेशन विंग सेट अप इन अक्टूबर 2016। इसी तरह अक्टूबर 2016 में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को रन किया गया। तो ये कुछ प्रोजेक्ट हैं जो गंगा रिवर के पॉल्यूशन को दूर करने के लिए चलाए गए हैं। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल समराइज इट। सो स्टूडेंट, हमने आज डिस्कस किया फर्स्ट वाटर इज़ ए इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज एंड जिस भी एरिया में वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है वो पॉवर्टी से बिलोंग करते हैं। दैन वी डिस्कस अबाउट डैम। जो हमारे इंडिया में इरिगेशन के ट्रेडिशनल मेथड है उनमें से एक मेथड है डैम। डैम के अंदर वाटर को स्टोर किया जाता है, रेन वाटर को, और उसको सप्लाई किया जाता है डिफरेंट एरियाज़ में। ठीक है, और उस फ्लोइंग वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये उसके कुछ एडवांटेज थे। दैन वी डिस्कस डिसएडवांटेज ऑफ डैम्स। तो डैम्स के कारण कुछ सोशल प्रॉब्लम अराइज होती हैं। जो भी पीपल्स वहाँ पे लिविंग हैं उनको प्रॉपर कंपनसेशन नहीं मिलता है और उनका वो जो हैबिटेट है उनका रहने का एरिया वहाँ से छिन जाता है। ठीक है, कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसके कारण होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक मनी इसमें यूज़ होता है। एंड देयर आर सम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्योंकि लार्ज वेजिटेशन और जो हमारी डाइवर्सिटी है वो इसमें सबमर्ज हो जाती है, उससे भी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है। दैन वी डिस्कस वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम प्राइमरी रिसोर्सेज लैंड और वाटर को कंजर्व करते हैं, जिसके कारण हमारे सेकेंडरी रिसोर्सेज जो एनिमल्स और प्लांट हैं वो भी ग्रो करते हैं। ठीक है, और इसमें हम साइंटिफिकली सॉइल और वाटर को मैनेज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इससे हम इनकम और प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, साथ में ड्रॉट और फ्लड जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम मिटिगेट कर सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किए कुछ ट्रेडिशनल मेथड जो कि इंडिया में यूज़ हो रहे हैं ट्रेडिशनली बहुत पुराने टाइम से वाटर हार्वेस्टिंग के, लाइक खादीज, कुल्ह इन हिमाचल प्रदेश, इनको हमने डिस्कस किया। ठीक है, दैन वी डिस्कस पॉल्यूशन ऑफ वाटर। हमने देखा वाटर के अंदर अनट्रीटेड सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, अनबर्न कॉर्प्सेस, एशेज़, इन सभी चीज़ों को मिलाने से बहुत ज़्यादा वाटर का पॉल्यूशन हो रहा है। वाटर के पॉल्यूशन को मेज़र करने के लिए हमने दो मेथड डिस्कस किए। फर्स्ट इज़ लेवल ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया एंड सेकंड इज़ pH ऑफ वाटर। ठीक है, तो कॉलीफॉर्म एक बैक्टीरिया का ग्रुप है जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, और अगर इसकी प्रेजेंस वाटर में है इट मीन्स वाटर कंटामिनेटेड है कुछ हार्मफुल डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, दैन वी डिस्कस पॉल्यूशन टू रिवर गंगा। तो जो गंगा रिवर है वो गंगोत्री से लेकर के बे ऑफ बंगाल तक रन होती है, और यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, इनमें जो सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, वहाँ पे बहुत सारा अनट्रीटेड सीवेज,
बहुत सारा इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, बहुत सारे डोमेस्टिक वेस्ट इसमें डंप किए जाते हैं, जिससे ये धीरे धीरे एक ड्रेन में कन्वर्ट हो रही है। तो इसको वापस से क्लीन करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट इंडिया में रन हुए, जैसे कि गंगा एक्शन प्लान इन 1985, दैन वी डिस्कस नमामि गंगे प्रोग्राम एंड दैन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये सभी प्रोजेक्ट गंगा रिवर को वापस से रीजनरेट करने के लिए, वापस से प्योर करने के लिए रन हो रहे हो। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज। तब तक इसको अच्छे से लर्न करेंगे। थैंक यू।